हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वी आर वॉट वी डू रिपीटेडली, यानी कि हम निरंतर हर दिन जो बार बार चीज़ें करते हैं हम वही बन जाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर हम सफल होते हैं या असफल होते हैं वो कोई अचानक हुई चीज़ नहीं है, कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जो अगर हम सक्सेसफुल होते हैं वो भी, और अगर हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो भी, वो हमारी हैबिट्स हैं जिनने हमें या तो सक्सेसफुल बनाया है या अनसक्सेसफुल बनाया है। क्यों? क्योंकि हम निरंतर हर दिन जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे हम वही बनेंगे। अगर हम सक्सेसफुल होने का अभ्यास करेंगे तो सक्सेसफुल व्यक्ति क्या होता है? समय पर चीजें करना, समय पर उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ाई करना, जिस समय पर जो ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो चीज़ें करना और ज़्यादा मेहनत करना, ये होता है सक्सेसफुल व्यक्ति की निशानी। वहीं अनसक्सेसफुल व्यक्ति की निशानी क्या होती है? आलस करना, चीज़ों को टालना, छोड़ देना, आधे में छोड़ देना। ठीक है, ये होती है अनसक्सेसफुल व्यक्ति की निशानी। तो जो व्यक्ति निरंतर यही चीजें करता है आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, द सक्सेस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो अगर हम वही होते हैं जो हम निरंतर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सक्सेसफुल होना वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वो एक हैबिट है। ठीक है, जिसके लिए हमने हर दिन मेहनत करी है। तो हम भी हर दिन मेहनत को जारी रखते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Delhi's problems with poor air quality यूजुअली अट्रैक्ट अटेंशन ड्यूरिंग लेट ऑटम। बोल रहे हैं दिल्ली का जो प्रॉब्लम होती है, पुअर एयर क्वालिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर ध्यान ज्यादातर लेट ऑटम, ऑटम क्या होता है? पतझड़ का महीना जो होता है, तो उस समय पे जाती है। स्पेशली इन दी रन अप टू एंड आफ्टर दिवाली, खास तौर पे जब हम दिवाली के पास जा रहे हों या दिवाली के बाद, उस दौरान में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की ज्यादा चर्चा होती है, पुअर एयर क्वालिटी की ज्यादा चर्चा होती है। दैट्स व्हेन स्टबल बर्निंग इज एट इट्स पीक, क्योंकि वो समय होता है जब स्टबल क्या होता है? पराली बोलते हैं ना, पराली का धुआं आ गया पंजाब, दिल्ली के आसपास के स्टेट से, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पराली का धुआं आ गया, किसान पराली जला रहे हैं। पराली बेसिकली क्या होता है? लेफ्ट ओवर, जो फसल होती है उसका लेफ्ट ओवर जो होता है, अब उसका क्या करेंगे? उसका कोई उपयोग तो है नहीं, तो उसको जलाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि दैट्स व्हेन, जब स्टबल बर्निंग की जाती है और अपने पीक पर होती है इन दी स्टेट्स नेबरिंग एनसीआर, जो कि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर इलाके में के आसपास में लगने वाले स्टेट्स है, वहां पे इस समय पर ये पीक पर होती है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। However, data shows that good or even moderately satisfactory air eludes the capital's residents for most parts of the year। बोल रहे हैं लेकिन जो डेटा है वो ये बताता है कि shows that good or even moderately, कि या तो बहुत अच्छी या फिर जो थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्ट्री एयर है, थोड़ी बहुत संतुष्ट करने वाली एयर है, वो क्या करती है? एलूड, बच जाती है, बच के निकल जाती है। कहाँ से? द कैपिटल्स रेजिडेंट्स, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके पास से, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल विंटर में वहां पे पुअर एयर क्वालिटी होती है, बाकी समय में भी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, स्पेशली इन विंटर्स, खास तौर पे विंटर में। दिस सीजन हैज बीन पर्टिकुलरली हार्श फॉर द सिटीज रेजिडेंट्स दिस ईयर। ये वाला जो सर्दियों का सीजन है ये खास तौर पे बहुत ज्यादा हार्श रहा है दिल्ली शहर के लोगों के लिए इस साल, ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ 2016, जिसने 2016 की यादें तरोताजा कर दी हैं। व्हेन द दिल्ली गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट द ऑड इवन स्कीम, जब दिल्ली सरकार को मजबूरन क्या करना पड़ा था? ऑड इवन गाड़ियों वाली जो स्कीम है ना, कि एक दिन ऑड नंबर गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, वो स्कीम लागू करनी पड़ी थी ऑफ रोड राशनिंग एट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। क्यों? ताकि रोड राशनिंग क्या होता है कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं, ठीक है, तो नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे रोड राशनिंग, रोड के ऊपर चीजें नियंत्रित की गई। ठीक है, और किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ऑन संडे दिल्ली रजिस्टर्ड सिवियर ऑन द AQI रजिस्टर। तो वैसा ही कुछ हाल हमें देखने मिला संडे को, जब दिल्ली में AQI में बहुत ज्यादा उछाल देखने मिला। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट
CAQM एक कमीशन बनाया गया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAQM, द यूनियन गवर्नमेंट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी सेटअप इन 2021। ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाने वाली पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी है। मॉनिटरिंग मतलब वो पॉल्यूशन के ऊपर निगरानी रखती है, ठीक है, नजर रखती है, जो कि 2021 में बनाई गई थी। हैज रिजॉर्टेड टू अ फेमिलियर सेट ऑफ मेजर्स। तो उन्होंने क्या बोला है? उनने सहारा लेने की सुझाव दिया है, सहारा लेने के लिए कहा है, वैसे ही पहले ही जो जिनके बारे में हम जानते हैं उन सेट ऑफ मेजर्स, यानी कि उन चीजों के लिए, उन स्टेप्स को सहारा लेने के लिए कहा है। It has brought back the ban on the construction and BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4-व्हीलर्स। इन्होंने क्या किया है? दोबारा से बैन लगा दिया है, बैन को दोबारा से ले आए हैं। किस चीज के ऊपर? कंस्ट्रक्शन नहीं की जानी चाहिए कोई भी। BS3 मॉडल के जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं और BS4 मॉडल के जो डीजल 4-व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। दीज मेजर्स माइट प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ। बोल रहे हैं कि इन हथकंडों से, इन स्टेप्स से हमें टेम्पररी रिलीफ तो मिल सकता है, बट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ NCR's पोल्यूशन क्राइसिस। लेकिन अगर हम NCR के पोल्यूशन क्राइसिस का इतिहास देखें, वन थिंग इज क्लियर, एक बात तो साफ है, Delhi and most Indian cities need an all-year action plan to improve air quality। तो दिल्ली और देश भर के लगभग ज़्यादातर शहरों को एक साल भर का सालाना का प्लान चाहिए कि एयर क्वालिटी में सुधार हो सके। ऐसा नहीं कि जब AQI मीटर ज़्यादा उछल गया तब हम कुछ स्टेप्स करें, फिर एक दो महीने के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वापस से वो चीज़ें लागू हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें साल भर के लिए अच्छी एयर क्वालिटी का सबका अधिकार है, हर इंसान का। जैसे बोलते हैं बिजली पानी के ऊपर सबका अधिकार है, तो वैसे ही साफ हवा के ऊपर सबका अधिकार है, तो वो हमें मिलनी चाहिए। और ऐसा सरकार को कुछ एक्शन प्लान लेकर आना चाहिए। There is now considerable information on the variables linked to the capital's pollution। बोल रहे हैं अब तो हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में इंफॉर्मेशन, कंसिडरेबल अमाउंट की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि किसके बारे में, कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन होता है, ज़्यादा बढ़ क्यों जाता है, ये सब हमें पता है। बट डेटा इज ओनली एन एनेबलर। डेटा जो है वो केवल एक सहायक है। इट कैन फैसिलिटेट एक्शन। वो केवल हमारे एक्शंस को सुविधाजनक बना सकता है। कि हमें पता है कि इस मॉडल की गाड़ियां चलाने से परेशानी होती है, पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है, तो हम बोलेंगे कि भाई आप एक पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ियां ना चलाएं, या इन गाड़ियों की हमारे देश में खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि पराली जलाने से होता है, तो आप पराली के लिए, किसानों के लिए, अब किसान भी परेशान है, वो क्या करेंगे उस पराली का? खेत में भी नहीं रख सकते क्योंकि उनको अगली फसल की बुआई के लिए खेत को प्रिपेयर करना है, तो आप उस पराली का कोई सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें उस तरीके से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। द CAQM इज मैंडेटेड टू डू दैट। तो CAQM है वो इस कार्य को करने के लिए उसको बाध्य किया गया है, उसका कर्तव्य है ये करना। बट द एजेंसी हैज फंक्शन मोर लाइकली अ रेगुलेटर हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इम्प्लीमेंट द ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। बोल रहे हैं लेकिन ये जो एजेंसी है ये इस तरीके से कार्य कर रही है जैसे कि ये कोई रेगुलेटर हो और जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है उसको मैंडेट, मतलब जो एक्शन प्लान एक बताया गया है कि ये कुछ घटना हो जाए तो इसके लिए ये करना चाहिए, ये कुछ घटना हो जाए इसके लिए ये करना चाहिए, तो वो केवल उसी एक्शन प्लान को केवल उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। विच कम्स इन टू प्ले व्हेन बैड एयर बिकम्स एन इमरजेंसी। जो कि तभी कार्यरत होता है, तभी एक्शन में आता है जब बैड एयर जो है वो इमरजेंसी बन जाती है। यानी कि जो हमने पहले बात करी ना कि हमें साल भर अधिकार होना चाहिए, साल भर हमें ऐसे एक्शन प्लान चाहिए जो पूरे साल काम करें। ऐसा नहीं कि जब AQI मीटर में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया तब आपने कुछ आनन फानन में कुछ एक्शंस कर दिए और जब वो वापस स्थिर हो गया तो वो सारे एक्शंस जो हैं वो बस कागजी बात रह गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि जब एयर क्वालिटी एक इमरजेंसी बन जाए वो ये एक्शन प्लान तभी काम में आते हैं। At times, the Commission has taken stock of measures to control dust in the capital। मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कमीशन, ये जो कमीशन बनाया गया है CAQM, इसने क्या किया है,
हैज टेकन स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है कि इसने मूल्यांकन किया है किस चीज का, मेजर्स, उन कदमों का, वो स्टेप्स का जो कि दिल्ली में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए लिए जा रहे हैं. इट नीड्स टू डू मोर, लेकिन इसे और काम करना पड़ेगा. CAQM hasn't, for instance, developed a synergy between the different bodies whose work is crucial to ensure that, बोल रहे हैं कि जैसे कि CAQM ने अभी तक क्या नहीं कर पाए हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बना पाए हैं. ठीक है, सिंक नहीं बना पाए हैं. एक सिंक मतलब कि अगर सपोज करो एयर क्वालिटी के ऊपर 4 डिफरेंट ऑफिसेज हैं जो काम कर रहे हैं, ABCD, तो अब ये सारे काम तो एयर क्वालिटी के ऊपर ही कर रहे हैं. ठीक है, तो इन चारों का आपस में कार्य किस तरीके से लिंक्ड है और उसमें इन चारों का एक साथ मिलके किस तरीके से एक्शन हो सकता है, ये होता है सिंक्रोनाइजेशन. तो ये सिंक्रोनाइजेशन बिठाने में सभी डिफरेंट बॉडीज जिनका कार्य जो है, हुज वर्क इज क्रूशल, जो कि महत्वपूर्ण है, टू इंश्योर दैट रेजिडेंट्स, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो कैपिटल के रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं, एंड इट्स नेबरहुड ब्रीथ क्लीन एयर, कि और इसके अड़ोस पड़ोस के जो निवासी हैं वो साफ हवा में सांस ले सके, ये सुनिश्चित करने के लिए जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ये उसके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठा पाया है. The Delhi government, CPCB, the city's transport department and emission monitoring outfits in NCR. अब इसमें कौन कौन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं? सबसे पहला है दिल्ली सरकार, दूसरा है CPCB, तीसरा है द सिटीज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और चौथा है एमिशन मॉनिटरिंग आउटफिट्स NCR के डिपार्टमेंट में. ठीक है, जो एमिशन को मॉनिटर करते हैं वो जो डिपार्टमेंट्स हैं NCR के इलाकों में, इन सभी के बीच में सिंक नहीं बना पाया है CAQM. In 2019, the government launched the National Clean Air Program. 2019 में सरकार ने National Clean Air Program NCAP लॉन्च किया था to reduce pollution by 20 to 30% by 2024 compared to 2017. जिसके तहत वो करना क्या चाह रहे थे कि 2024 में तक 20 से 30% पोल्यूशन जो है वो कम करना चाह रहे थे 2017 के कंपैरिजन में. ठीक है, बेस ईयर माना है 2017 को और टारगेट ईयर है 2024. इन 2022 में द प्रोग्राम्स गोल पोस्ट वर शिफ्टेड. तो प्रोग्राम का जो गोल पोस्ट था, गोल पोस्ट मतलब कि टारगेट था, वो शिफ्ट कर दिया गया. 40% रिडक्शन इन पोल्यूशन बाय 2026, जिसमें कि टारगेट किया गया 40% रिडक्शन 2026 तक. पहले टारगेट ईयर 2024 था और टारगेट था 20 से 30%. अब टारगेट ईयर 2026 है और टारगेट है 40%. मोस्ट इंडिपेंडेंट स्टडीज शो दैट प्रोग्रेस अंडर NCAP हैज बीन स्लो. जितनी भी इंडिपेंडेंट क्या होती हैं, जो बिल्कुल किसी के दबाव में या किसी एजेंसी से संस्थालित नहीं होती. ठीक है, ओपन जो स्टडीज होती हैं उनमें ये दिखाया गया है, उनमें ये साबित हुआ है कि NCAP का जो टारगेट है 2026 तक का अचीव करने का, उसमें जो गति है, प्रोग्रेस है, वो स्लो है एंड एट बेस्ट इंक्रीमेंटल. लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बढ़ रही है, निरंतर थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है. Last month, the center told Parliament that cities in Delhi NCR have utilized less than 40% of the funds allocated to curb air pollution. पिछले महीने केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में, संसद में ये बताया था कि दिल्ली और NCR के जो शहर हैं उनको कुछ फंड अलॉट किया गया है. ठीक है, फंड ऐसा है कि जिसका इस्तेमाल वो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कर सकते हैं. तो बोल रहे हैं कि उन्होंने सरकार ने संसद में बताया कि दिल्ली NCR ने अपने जो एलोकेटेड फंड है, जो उनको फंड दिया गया है, उसका 40% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल किया है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए. The omissions are clearly at multiple levels. तो ये बात तो साफ है कि जो चूक है, ओमिशन मतलब चूक है, कमी है, वो अलग अलग स्तर पर है. किसी एक जगह का हम इसके ऊपर टारगेट नहीं कर सकते. हम ये नहीं बोल सकते कि जो ये CAQM है इसने काम नहीं किया. हम ये भी देख रहे हैं कि इन शहरों में 40% से कम फंड्स इस्तेमाल किए गए हैं. दैट मीन सरकारों ने भी इतना इसको महत्व नहीं दिया है. राइट, तो अलग अलग लेवल पे चूक हुई है. मेजर्स टू इम्प्रूव मैटर्स
इवन व्हेन दे हैव बीन मेड आर नॉट शोइंग रिजल्ट्स। बोल रहे हैं तो अगर हम कुछ कदम भी उठा रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए, इस मसले को सॉल्व करने के लिए, अगर उठा भी रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये था पैसेज क्लियर हुआ। क्या कह रहे हैं? बेसिकली एयर पोल्यूशन क्वालिटी जो हम हर साल इस दौरान में दिवाली के आसपास में हम सुनने को मिलता है कि दिल्ली में फिर मंडराया हवा में जहर, और ये सब ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आप सुनते होंगे अगर आप टीवी देखते हैं तो, और बाकी न्यूज़पेपर्स में आपको अलग अलग हेडलाइंस से ये रिपोर्ट्स मिलती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि दिल्ली में जो दिवाली के दौरान में पराली जलाने का जो मौसम होता है उस दौरान में एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ती है। बट इस सीज़न में सबसे ख़राब रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी झेलनी पड़ी। उसी के ऊपर चर्चा की गई कि बताया गया कि पहले के क्या टारगेट्स थे, क्या अभी तक किया जा चुका है, कहाँ चूक हो रही है और किन किन मसलों के ऊपर चूक हो रही है, आरोप प्रत्यारोप क्या हुए हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ उसके ऊपर बताई गई। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज? तो टोन पूछी है सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ कौन सा है? द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट पोल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी सेट अप इन 2021 हैज रिजॉर्टेड टू अ फेमिलियर सेट ऑफ मेजर्स, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें बताया गया कि जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें बताया गया कि CAQM से क्या उम्मीदें की जा रही थी और कहाँ वो विफल रहे। ठीक है, उसके बाद में ये भी बताया गया कि उनका जो एक्शन प्लान था वो सफल नहीं हो पाया है, उसकी स्लो ग्रोथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? क्रिटिकल बताती हैं टोन को। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, एप्रिशिएटिव नहीं है, तो बच्चा क्या? क्रिटिकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट सक्सेसफुल एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में तो गवर्नमेंट विफल रही है। वही चीज़ तो यहाँ पे बताई गई है कि हर साल तो हमें केवल दिवाली के टाइम पे देखने मिलता था, इस साल तो अभी तक हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। CAQM जो बनाया गया वो केवल एक मॉनिटरिंग बॉडी बनकर रह गया है, वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की असफलता दिखाई जा रही है। द हिस्ट्री ऑफ दिवाली सेलिब्रेशंस इन इंडिया। तो दिवाली सेलिब्रेशन का हमने इतिहास नहीं डिस्कस किया है, ये इनकरेक्ट है। द ऑन गोइंग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है कि इस वक्त में एयर पोल्यूशन की जो परेशानी एक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देखने मिल रही है उसके ऊपर चर्चा की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। What is a synonym for the word incremental as used in the last paragraph? Increment का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज करना। सब्सटैंशियल मतलब काफ़ी सही मात्रा में, काफ़ी अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। इमीडिएट का मतलब एकदम से। कंप्लीट मतलब पूरा। तो यहाँ पे ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the role of the CAQM? कि पैसेज के अनुसार CAQM के रोल के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? It has been highly successful in reducing air pollution in Delhi. ये incorrect है। Its primary function is to act as a coordinator among various गवर्नमेंटल बॉडीज, ये भी इनकरेक्ट है। उसका मुख्य उद्देश्य कोऑर्डिनेटर बनने का नहीं था, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर बन सकता था। ठीक है, और क्योंकि उनका काम ही एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करना है तो उनको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में, जिसमें वो विफल हुए थे। बट मुख्य उद्देश्य कोऑर्डिनेटर बनना नहीं था, मुख्य उद्देश्य एयर क्वालिटी को सही करना था। ठीक है, It acts more as a regulatory body than a proactive agent in air quality improvement. बिल्कुल करेक्ट है कि वो केवल एक रेगुलेटरी बॉडी बन के रह गई है, बजाय कि एक प्रोएक्टिव मतलब पहल करने वाला, आगे से चल के काम करने वाला, खुद से आके कि हाँ नहीं हमें ये काम करना है, ये मेरे एजेंडा में है, मुझे एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो मुझे एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ठा ये कदम उठाने पड़ेंगे, मैंने ये कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो वो सिर्फ देख रहा है कि एयर क्वालिटी AQI मीटर में इतनी पहुंची, अरे इतनी पहुंच गई, अब सरकार को डंडा दो कि अब कुछ करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What inference can be made about the effectiveness of the National Clean Air Program NCAP? कि NCAP के बारे में हम क्या समझ सकते हैं कि वो कितना प्रभावी रहा? It has exceeded its target in reducing pollution. तो टारगेट 2024 तक 20 से 30% कम करने का था, जो कि बढ़ा के 2026 कर दिया गया और टारगेट कर दिया गया 40%. तो टारगेट तो अचीव हुआ ही नहीं ना. 2024 तक भी हम 20 से 30% अचीव नहीं कर पाए, और जो अभी तक का अचीवमेंट है वो यही बताता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल जो है कार्य हो रहा है, लेकिन एक्सीड नहीं किया गया है. इट हैज़ बीन इफेक्टिव बट ओनली इन शॉर्ट टर्म, कि ये थोड़े समय के लिए इफेक्टिव है, तो ये इनकरेक्ट है. इट्स प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन हैज़ बीन स्लो एंड लिमिटेड, कि इसकी जो गति है, प्रोग्रेस है पोल्यूशन को रोकने की गति, वो कम है, धीमी है और लिमिटेड है, थोड़ी थोड़ी है. तो बिल्कुल करेक्ट है, लिमिटेड है और धीमी है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये इनकरेक्ट है. केवल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता, हमारी गाड़ियों के चलने से. इनफैक्ट अगर कोई बंदा ये बोल रहा है ना कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने से नहीं होता. आपकी गाड़ी जो चलती है, रोड के साथ में घर्षण होता है, घर्षण की वजह से जो है एयर पोल्यूशन जनरेट होता है, वो टायर के और रोड के घसने से, वो भी एयर पोल्यूशन के अंदर में आता है. ठीक है, तो आप पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते, बस यही कोशिश कर सकते हैं हम कि कम हो जाए. ठीक है, तो केवल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इसमें काउंट नहीं होता, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Select the passive form of the given sentence. They are constructing a residential youth hostel. They क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. Are constructing क्या है? हमारा वर्ब है. और क्या बना रहे हैं? अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, फिर क्या आएगा? वर्ब आएगा. आर कंस्ट्रक्टिंग, कंटिन्यूअस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में. ठीक है, तो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और किसके द्वारा? बाय देम. दे का क्या बन जाएगा? देम. अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज कंस्ट्रक्टेड बाय देम, बन गया है, ऐसा नहीं है बना दिया गया है, ऐसा नहीं है बनाया जा रहा है. अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल वॉज कंस्ट्रक्टेड, बना दिया गया नहीं. अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय देम, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आएगा. अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Drug addiction is the continued use of a particular drug dash harmful consequences. Drug addiction का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ड्रग का आप निरंतर उसका कंजम्पशन करते हैं, हालांकि उसके कुछ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिर भी. ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट. ड्रग एडिक्शन ना केवल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति और उसके आसपास में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समाज और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी वो खतरा है. Prevention of a particular list of drugs can be possible by dash their sale without a prescription. कि हम किसी खास तरह के ड्रग के ऊपर जो प्रिवेंशन है, रोकथाम है, वो तभी लगा सकते हैं अगर हम उनकी बिक्री बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री जो है बंद कर दें. आपने देखा होगा कि पहले जो है आपको नींद की गोली कोई भी आराम से आसानी से मिल जाती थी. अगर आपने कभी अपने मम्मी पापा के लिए किसी के लिए दवाई लाई होगी तो आप जाते थे केमिस्ट के पास कि मम्मी को नींद नहीं आ रही है, 2-3 दिन से नींद की गोलियां दे दो, तो वो दे देते थे. बट अब इसके ऊपर रोक लग चुकी है, वो बोलेंगे कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ, डॉक्टर से लिखवा के लाओ, अदरवाइज वो आपको नहीं देते. राइट, और वैसे भी बेस्ट यही रहता है कि आप कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लें. ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो आपको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से, क्योंकि केमिस्ट को नहीं पता, बट आप जब डॉक्टर से बात करेंगे तब आप उसको पूरी अपनी डिटेल बताएंगे. राइट, तो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के. ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. और जो नशा के लत के जो शिकार हैं लोग, ड्रग एडिक्ट जो हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एंड डैश फैसिलिटीज, और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज हो सकता है या
कोई भी किसी भी तरीके की फैसिलिटीज की बात की जा रही है। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन द कंजम्पशन डैश ड्रग्स। तो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स होएगा, ड्रग्स की कंजम्पशन की बात करें कि मोटिवेशनल और अवेयरनेस कैंपेन्स लगाने चाहिए, कैंप्स करने चाहिए, जिसकी तहत हम क्या कर सकें, ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन है इसको कम करवा सकें। हम अगर अपने बच्चों को, युवाओं को ये चीज़ें सिखाएंगे कि भाई आपको ड्रग्स करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको नहीं करना है, आपको किस दौरान पे ये टेम्पटेशन हो सकती है कि अब आप ड्रग कर लो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, उस दौरान पे आपको ये टेम्पटेशन हो सकती है। आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो कूल दिख रहे हैं, तो आपको टेम्पटेशन हो सकती है। कहीं पे पढ़ाई में आप विफल हो रहे हैं, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, तब आपको आप घर से दूर हैं, तो इन चीज़ों में आपको टेम्पटेशन हो सकती है, बट वो थोड़े समय की टेम्पटेशन है। अगर हम बच्चों को इस तरीके से गाइड करें, अवेयर करें इनके नुकसान के बारे में और आप कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में, तो हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है। और केवल ड्रग्स का नशा नहीं, आज के टाइम पे आपने एक और चीज़ का नशा देखा होगा, मोबाइल फोन्स का। किसी भी चीज़ की अति जो है वो नशा ही है, वो एडिक्शन ही है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप अपने मोबाइल को 24 घंटे पकड़ के रखते हैं, ज़रा सा पढ़ने बैठे और फिर हाथ में मोबाइल ले लेते हैं कि एक देख लेता हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आया, एक देख लेता हूँ कुछ क्या हो रहा है, 2 मिनट यूट्यूब देख लेता हूँ, और फिर 2 मिनट के कब 2 घंटे बन जाते हैं आपको नहीं पता चलता। आप एडिक्टेड हैं मोबाइल के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के। आपको अभी रुकना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस है ना मोबाइल, ये हमारे लिए बना है, हम इसके लिए नहीं बने। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिस्पाइट ऑफ के साथ में इट्स आता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ इट्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस की, हालांकि इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस है, फिर भी इसका कंजम्पशन जो है लोग कर रहे हैं। दो का मतलब होता है हालांकि। इंस्पाइट का मतलब होता है डिस्पाइट, लेकिन इंस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं है, डिस्पाइट ऑफ के साथ में इट्स का प्रयोग होएगा तो इट्स नहीं है। दो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, तो बचा क्या, केवल डिस्पाइट का मतलब हालांकि इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Drug addiction not only affects an individual's health and relationship but also dash the society and the environment. Also imparts मतलब देना, कुछ प्रदान करना। impacts मतलब प्रभावित करना। reflects मतलब दर्शाना। ठीक है, किसी चीज का रिफ्लेक्शन, वो हमारे समाज का आईना है, वो हमारे समाज का दर्शाता है। रिड्यूसेस मतलब कम करना, तो यहाँ पे प्रभाव डालने की बात की जा रही है, इम्पैक्ट्स, बट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। Prevention of a particular list of drugs can be possible by dash their sale without a prescription. By conducting मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को आचरण में लाना। Restricting मतलब वर्जित करना, रोकना। Performing मतलब प्रदर्शित करना। Promoting मतलब प्रचार करना। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है कि उनकी सेल बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं होनी चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्ट करना यानी कि रोकना हो गया, तो रिस्ट्रिक्टिंग देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग addicts should be given proper medical treatment and dash facilities and regeneration का मतलब होता है दोबारा से किसी अपने ही जैसे को पैदा करना, रीजनरेट करना। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देना। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। और रिग्रेशन का मतलब होता है अपनी पिछली स्टेट के ऊपर वापस चले जाना। ठीक है, या जो लेस सीवियर स्टेट है उस पर वापस चले जाना, तो होता है रिग्रेशन। तो यहाँ पे बात आ रही है उनकी पुनरुत्थान की। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Motivational and awareness camps should be organized to scale down the consumption of drugs. Option B is correct. Allure का हमें एंटोनिम बताना है। Allure का मतलब क्या होता है, ललचाना, किसी को आकर्षित करना। ठीक है, अट्रैक्ट करना। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइंड का मतलब होता है वापस से पीछे लेके जाना। ठीक है, रिपल्स का मतलब होता है किसी को
डिस्गस्ट करना, रिपेल करना, और अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। तो अल्योर और अट्रैक्ट सिनोनिम्स है, हमें एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम क्या हो गया, किसी को रिपल्स करना, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, एक लंबी और बहुत ही आक्रामक अगर कोई स्पीच होती है तो उसको बोलते हैं हरांज। क्या बोलते हैं, हरांज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटु, कोई। प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना, किसी जो बुक के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना कि इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोलॉग। और डिस्कशन, डिस्कशन मतलब वाद विवाद, ठीक है, संवाद, उसको बोला जाता है डिस्कशन। तो हमारा ऑप्शन है ए, हरांज इज करेक्ट। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, उसका सेम मीनिंग बताना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली। कोई स्कूल या कॉलेज जिसमें से आपने पढ़ाई की हो तो उसको क्या बोला जाता है, अल्मा मैटर, ठीक है, अल्मा मैटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एलुमनाई, एलुमनाई मतलब जो, जिसे आप जिस स्कूल या कॉलेज से पास आउट, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं तो उसके जो सीनियर्स हैं, जो आपके कॉलेज से पहले पास आउट हो चुके हैं, उनको बोला जाता है एलुमनाई, ठीक है। एलुमनाई भी बोलते हैं, कई लोग एलुमनी भी बोलते हैं। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब सनातन के जिसके पास डिग्री हो। मेंटर, मेंटर मतलब मार्गदर्शक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, अल्मा मैटर इज करेक्ट। During the celebration, many people display a set of ornamental dolls known as henna dolls. तो बोल रहे हैं इस सेलिब्रेशन के दौरान, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन यानी कि वो पर्टिकुलर सेलिब्रेशन जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। तो बोल रहे हैं कि इस सेलिब्रेशन के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं एक ऑर्नामेंटल डॉल यानी कि जिसमें बहुत साज श्रृंगार किया होता है वैसी डॉल को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, जिनका नाम होता है, जिनको बोला जाता है हिना डॉल्स। हिना मात्सुरी is a celebration of the girls in Japan wishing them a bright future। बोल रहे हैं हिना मात्सुरी एक सेलिब्रेशन होता है लड़कियों के लिए, कहाँ पे, जापान में, जिसके तहत वो क्या करते हैं, उनके लड़कियों के सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया जिसमें एक फंक्शन, एक सेलिब्रेशन जिसका नाम है हिना मात्सुरी, उसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि जापान में किया जाता है और बेसिकली लड़कियों के लिए ये सेलिब्रेशन होता है। तो हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, बी स्टेटमेंट हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा, ठीक है। दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स, कौन सी डॉल्स, हिना डॉल्स, यानी कि ए के बाद में सी आएगा, ठीक है, ए के बाद में सी आएगा। अब बीच में डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है या गैप भी हो सकता है। रॉयल लुकिंग डॉल्स आर ड्रेस्ड इन क्लोथिंग ऑफ द हेन पीरियड। बोल रहे हैं कि ये जो राजशाही जैसी लगने वाली डॉल्स होती हैं, गुड़ियाएं होती हैं, ये हेन पीरियड के कपड़े पहन के तैयार की गई होती हैं, ठीक है। These dolls represent the emperor, empress and other royal representatives। ये गुड़ियाएं क्या होती हैं, ये एक राजा, एक रानी और बाकी जो रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे कोई मंत्री हो गया, चाहे कोई वजीर हो गया, इन सब की रिप्रेजेंटेशन वहां पे की जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसी सेलिब्रेशन हिना मात्सुरी सेलिब्रेशन के बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ए जो है वो सी से पहले आएगा, यहाँ पे सी के बाद में ए आ रहा है, यहाँ पे ए सी से पहले आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन हमें पता है कि दीज डॉल बोला गया तो डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। दीज अगेन दीज रॉयल लुकिंग बोला गया तो सी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बचा क्या, ए और बी। अब हमें पता है कि ए जो है इसी सेलिब्रेशन, जो हिन मात्सुरी सेलिब्रेशन हो रहा है, इसी के बारे में आगे कंटिन्यूस किया जा रहा है स्टेटमेंट। तो यानी कि ए भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी ए डी सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्टेड टू ईट एनी फूड। जब हम डिड नॉट के साथ में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड नॉट के साथ में, तो डिड नॉट वॉन्टेड नहीं आएगा, डिड नॉट वॉन्ट टू ईट एनी फूड। द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट टू ईट एनी फूड, ठीक है। He did not want to go there. He did not want to do this. तो ऑप्शन बी में एरर है, wanted की जगह क्या आएगा, want।
ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर, कि सभी बच्चों को अपने जो ओपिनियन है उनको सबके सामने रखना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में बिना किसी डर के। अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर आप अपने व्यूज को खुल के नहीं रख सकते ना और डर के रखते पड़ रहा है, दैट मीन्स जो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवा रहा है उसमें भी कमी है और आप में भी कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का मतलब होता है बिना डरे बोलना। गार्डेड, गार्डेड मतलब जो संरक्षित होते हैं। कैंडिड, कैंडिड मतलब ईमानदार, स्पष्ट, क्लियर। और सेक्लूडेड, सेक्लूडेड मतलब जो अलग थलग रखे गए होते हैं। तो आपको अपने कैंडिड ओपिनियंस रखने चाहिए, तो कैंडिड व्यूज रखने चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल हिज endeavors to win his teacher's favor proved dash and did not bring the desired result, कि उसने जितने भी प्रयास किए अपने टीचर का फेवर पाने के लिए वो सारे क्या हुए, व्यर्थ गए और उनका रिजल्ट नहीं आया, जो उसको चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं उसको मिला, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। फ्यूटिल, फ्यूटिल का मतलब होता है व्यर्थ। अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है दार्शनिक रूप से जो दिखाई दे रहा है, अपेरेंटली, स्पष्ट। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, सफल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्यूटिल इज करेक्ट। नो लीस्ट दैन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर दी सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो देखो 50 क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल संख्या है 50, तो 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं थे, तो ये बोल रहे हैं तो 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं, तो लीस्ट क्यों आएगा, क्या आएगा, फ्यूअर, नो फ्यूअर, यानी कि 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं थे पार्टिसिपेंट सिंगिंग कंपटीशन में। तो नो लीस्ट की बजाय नो फ्यूअर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमें एंटोनिम बताना है बिजार का। बिजार का मतलब होता है बड़ा अजीब व गरीब, ठीक है, विचित्र। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान। यूजुअल यानी कि सामान्य। हैप्पी, खुश। वियर्ड, अजीब, ठीक है, तो अजीब और बिजार सिनोनिम्स हैं। हैप्पी और स्ट्रेंज इससे मेल नहीं खाते। यूजुअल, सामान्यतः, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Many of us students were not shortlisted for the personal interview। जब बहुत सारे बच्चों में से आपने कुछ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे में क्या आएगा, अ की बजाय द। Many of these students were not shortlisted for the personal interview, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए थे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। Many of students, the many students, many of the students, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब क्या होता है, मारना। जैसे कि जब घोड़े की सवारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको चाबुक से मारा जाता है घोड़े को, राइट, ताकि वो तेज दौड़े। तो अगर कोई घोड़ा मर चुका है, आप उसको चाबुक से मारे तो क्या वो दौड़ेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यर्थ कुछ चीज, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई भी असर नहीं होने वाला, कुछ आप व्यर्थ के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। टू वेस्ट द एफर्ट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इनकरेक्ट। टू कंप्लीट द वर्क, इनकरेक्ट। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इनकरेक्ट। When I was working in a software company, जब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, it was mandatory to register my legally as an authorized software developer। तो ये ज़रूरी था कि मैं अपने आप को एक लीगल ऑथराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे रजिस्टर कराता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी बोला जा रहा है टू रजिस्टर माई सेल्फ, क्या होएगा, टू रजिस्टर माई सेल्फ लीगली एज एन ऑथराइज सॉफ्टवेयर डेवलपर। रजिस्टर मी लीगल, रजिस्टर माई सेल्फ लीगली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वट कैन आई डू फॉर यू। तो उसने अपने दोस्त को पहले ग्रीट करा और फिर उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, राइट। तो इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में बोलना है। तो ही ग्रीटेड, ठीक है, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड, कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा, कुड डू फॉर हिम, ठीक है। तो ही सेड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, नहीं, ये इनकरेक्ट है। ही आस्क्ड एंड ग्रीटेड, तो पहले उसने ग्रीट किया है फिर उसने पूछा है। He greeted his friend and asked what he could do for him. Option C is correct. Synonym बताना है violent का। Violent का मतलब होता है आक्रामक, aggressive। Kind मतलब दयालु,
माइल्ड मतलब सौम्य, काम मतलब सॉफ्ट शांत, डी अग्रेसिव मतलब आक्रामक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।